तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे एक बहुत शरीफ शासक आगे जाके सुरा और सुंदरियों में खो जाता है। नाम था कैकुबाद। हम बात करने वाले हैं कैकुबाद के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? कैकुबाद। कैकुबाद कौन था के? तो कैकुबाद की बात करी जाए 1287 में जैसे ही बलबन की मृत्यु होती है, बलबन की मृत्यु के बाद उसका पोता है ये जो बुगरा खा, उसके दूसरे बेटे का लड़का हुआ करता था। ठीक है, सो बुगरा का बेटा है और बलबन का पोता है। 1287 में जैसे ही बलबन की मृत्यु होती है, इसको राजगद्दी मिल जाती है। कैसे मिलती है, क्या हुआ था षड्यंत्र, सारी हम चर्चा करने वाले हैं। ये व्यक्ति जो अपने आप में उस समय तक 1287 तक बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचार वाला व्यक्ति हुआ करता था, बहुत शरीफ शासक था, लेकिन जैसे ही गद्दी पे बैठता है अचानक ऐसा परिवर्तन आता है, सारे के सारे भोग विलासों में पड़ जाता है और दिन भर सुरा और सुंदरिया, सुरा समझते हैं ना मदिरा पान, और सुंदरिया मतलब महिलाएं, तो नर्तकी और इन सारी चीजों में ही पड़ा रहता है। और उसका फायदा होता है किसको? किसी दूसरे व्यक्ति को। इससे घाटा ये होता है कि दिल्ली सल्तनत डवाडोल हो जाती है। पूरी बात हम यहाँ करने वाले हैं इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। शुरू से हम अगर स्टार्ट करें तो छोटी मोटी कहानी में एक बार आपको पहले से बता चुका हूं, अगर नहीं देखी हो तो बलबन वाली वीडियो आप देख लें जिसमें सारी जानकारी मैंने दी हुई है, लेकिन यहां मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता देता हूं। गयासुद्दीन बलबन की हमने बात करी थी, और बलबन जो था इलवरी जनजाति का तुर्क था, जिसने अपना रिश्ता तुर्क के अफरासियाब वंश से जोड़ दिया था। राजत्व के सिद्धांत को इतनी जोर से लागू किया, इतने अच्छे से लागू किया कि राजा के जो पद थी उसकी प्रतिष्ठा वापस बढ़ गई। बावजूद उसके इसके दो बेटे हुआ करते थे, जिनमें एक जो बड़ा लड़का था उसका नाम था मोहम्मद खां, और दूसरा बेटा जो था उसका नाम था बुगरा खां। क्या नाम था? बुगरा खां। तो भैया मोहम्मद खां का जो बेटा हुआ है उसका नाम था कै खुसरो। क्या नाम था? कै खुसरो। और बुगरा खां का जो बेटा था उसका नाम था कैकुबाद। ठीक है, कैकुबाद। एक और बेटा था, ऐसी बात नहीं है, दो बेटे थे, कैकुबाद भी था और केकाउस एक और बेटा था। ठीक है, सो कैकुबाद जो बड़ा सभ्य और सुशील व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन जो कै खुसरो था वो बिल्कुल अपने बड़े मतलब बलबन के बड़े बेटे या अपने पिताजी की तरह साहसी था, निष्ठावान था, और साथ ही साथ युद्ध में, रण में कहीं ना कहीं अच्छा कुशल सेनापतित्व का काम कर चुका था। मंगोलों के खिलाफ भी उसने सेना का नेतृत्व किया था, जिसमें उन्हें सफलता मिली थी। बड़े बेटे को बलबन चाहते थे उत्तराधिकारी बनाना जब तक वो जीवित था, लेकिन 1285 ईडी में जब तैमूर खान ने आक्रमण करा भारत पे मंगोलों के सरदार के तौर पे, मोहम्मद खां टैं बोल गए। ठीक है, एक्सपायर हो गए। अब उसके कारण क्या हुआ कि अचानक से बलबन मन ही मन कुंठित होता चला गया और सब तबीयत बिगाड़ ली उसने अपनी। बाद में उसने देखा कि उसके बेटे के जैसा उसका बेटा ही है, मतलब बेटे का बेटा है, उसका पोता बिल्कुल सेम गुणों से भरपूर है कै खुसरो। तो उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुके थे कै खुसरो को। कौन? बलबन। लेकिन यहां हमने देखा कि इस समय एक काजी हुआ करते थे दिल्ली के, जिनका नाम है फखरुद्दीन। क्या नाम है? फखरुद्दीन। तो फखरुद्दीन जो थे उनकी कै खुसरो से बिल्कुल बनती नहीं थी। इस कारण जैसे ही 1287 में जब मृत्यु होती है बलबन की, तो दिल्ली के जो अमीर सरदार थे या जो प्रतिभावान लोग थे या जिनका प्रभुत्व था, वो दो ग्रुपों में बट गए। ठीक है, एक ग्रुप जो हेड कर रहे थे वो फखरुद्दीन थे, क्योंकि तब तक उनकी अच्छी खासी पकड़ हो चुकी थी बाजार में या दिल्ली सल्तनत में, और दूसरे थे वजीर हसन। ठीक है, हसन बसरा नाम है इनका। सो हसन बसरा दूसरे व्यक्ति थे, दूसरे ग्रुप के सरदार। एक जो चाह रहे थे वो ये चाह रहे थे, फखरुद्दीन वाला ग्रुप, उनने कहा कि देखो भैया, सबसे पहली बात तो ये है कि ये व्यक्ति जो है पोता है किसका? बलबन का। चूंकि बड़ा बेटा एक्सपायर हुआ है, छोटा तो बचा है ना, तो छोटे व्यक्ति को बनना चाहिए ऑफिशियली तो राजा। लेकिन चलो ठीक है, वो व्यक्ति नहीं भी बनना चाहता है तो वो जिंदा है ना,
अगर मान लो उस व्यक्ति को अपन ने राजा नहीं बनाया तो उसके बेटे को राजा बनाओ। क्यों राजा बनाओ? क्योंकि वो धार्मिक रूप से निपुण व्यक्ति है, अच्छा है। जैसे सिद्धांत बलवन के थे कि सभ्य रहो, शालीन रहो, सादा जीवन उच्च विचार वाला, वैसा ये व्यक्ति है, ना कि कै खुसरो। तो ये व्यक्ति, अच्छा इनके खुद पर्सनल मैटर्स थे जिसके कारण ये कै खुसरो को राजा बनाना नहीं चाहते थे, साफ सुथरी बात। इनको ये पता था कि ये बहुत तेज व्यक्ति और अपनी फिर चल ना पाएगी तो अपनी व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो अच्छा क्या है कि इस व्यक्ति को राजा ही मत बनने दो। तो इस कारण से ये फखरुद्दीन वाले ग्रुप ने कैकुबात को सपोर्ट किया। और जो हसन बसरा थे वजीर, उनकी फिर एक चली ना, उनका तो यही कहना था कि भैया कै खुसरो जो है जैसा शक्तिशाली, भाई बलवन ने काम राजे वाला किया है लेकिन शक्तिशाली भी तो होना चाहिए उस हिसाब से। तो जो शौर्य का प्रदर्शन है, साहस का प्रदर्शन है, वो किसने किया है? वो कै खुसरो ने किया है। और वो अपने आप को प्रूफ कर चुका है कहीं ना कहीं। तो राजा किसको बनना चाहिए? कै खुसरो को बनना चाहिए। लेकिन चल पाई नहीं इनकी, तो इनको फोड़ डाला गया और इनके जितने समर्थक थे उनको भी बंदी गृह में डाल दिया, खत्म कर दिया, बात ही खत्म। राजा बनेगा कौन? कैकुबात बनेगा। अब राजा बनने से पहले जब तक फखरुद्दीन ने कहा था, चूंकि काजी थे, ये धार्मिक व्यक्ति विशेष है, इनने धार्मिक गुणों को देखते हुए कैकुबात को सपोर्ट किया था बनने, ठीक है, कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं धार्मिक स्वरूप से बढ़िया है ना। उसने अपने जीवन काल में जब तक उसको राज्याभिषेक नहीं हुआ जब तक ना कभी मदिरा पान किया, छुई नहीं, देखी नहीं, सुंदरियों से भी दूर रहा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही राज्यारोहण हुआ उसने इतनी शानो शौकत भोग विलास देखे कि सब अपने ही ऊपर है, तो वो भैया सब छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली पहले आने लगी। कहाँ? राजभवन में ही आने लग गए। भाई इतनी नर्तकियां आई, इतनी सुंदरियां आई, मदिरा पानी चल रहा है, पूरे राजभवन में यही चल रहा। ये तो बिगड़े ही, साथ में जितने इनके सरदार थे उनको भी मजा आने लगा क्योंकि भाई फ्री में ही मिल रहा है, तो फ्री में कौन मना करता है। तो सारा का सारा माहौल यहाँ खराब होने लगा पूरा। अच्छा हुआ क्या कि फखरुद्दीन ने जब इसको राजा बनाया कैकुबात को तो इनका रिलेटिव हुआ करता था व्यक्ति निजामुद्दीन। क्या नाम है? निजामुद्दीन, ठीक है। सो निजामुद्दीन को इन्होंने क्या कर दिया, इसका हेड बना दिया, वजीर, क्योंकि ये खत्म हो गया तो वजीर बना दिया। अब निजामुद्दीन जो व्यक्ति था ये ज्यादा समझदार व्यक्ति था, ये इस तेज व्यक्ति ने देखा कि अगर भैया इसको अपन सुरा और सुंदरियों में ही डाल दें तो सारा शासन देखेगा कौन? अपन देखेंगे ना भाई। वही किया, कैकुबात को हर सुख सुविधा दी गई, हर सुख सुविधा सुरा और सुंदरियों से रिलेटेड। ले भाई, आज ये नहीं कल वो नहीं, ऐसा वैसा, ये वाली नहीं, दूसरी ब्रांड, और ये भवर जितनी व्यवस्था हो सकती थी सारी व्यवस्थाएं इसने करवाई। अब ये व्यक्ति उसी में पड़ा रह गया। कौन? कैकुबात। अच्छा पिताजी जो है, अब आप लोग सोचेंगे कि पिताजी का क्या हुआ, पिताजी भी तो बन सकते थे शासक। तो हमें पढ़ना ही नहीं दिल्ली की सल्तनत में, हमें गद्दी चाहिए ही नहीं है, हम तो जा रहे हैं बंगाल, बंगाली बाबा बनेंगे। ऐसा नहीं है भैया, बंगाल में शासक किया बाकायदा, खुद ही स्वतंत्र शासक बन गए ये नसीरुद्दीन के नाम से, खुद के सिक्के चलाए, सब कुछ कराया, उधर चलेगा उस टेरिटरी में। और ठीक है, निजामुद्दीन को लगा कि चलो ठीक है पिताजी हैं, पिताजी लड़के के अधीन रहेंगे तो यार अच्छा तो लगेगा नहीं सारी चीज़ें, तो वो फूट कराना भी चाहता था। अच्छा हुआ ये कि निजामुद्दीन का एक प्रकार से बोल सकते हैं कि निजामुद्दीन के फुल कठपुतली बनी। अब जो निजामुद्दीन बोले वही करता था। एक बार इन्हीं के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ तो भाई कुछ मंगोलों है ना, हरा तो दिया इनकी सेना ने, लेकिन मंगोल पकड़ लिए गए। अब मंगोल पकड़ लिए गए तो पूछा इनसे निजामुद्दीन क्या करा जाए भाई। उनने कहा देखो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले ना ये जितने मंगोल हैं इनको इस्लाम कबूल करवाते हैं, जितने कर लेंगे तो उन्हें अपन छोड़ देंगे, नहीं करेंगे उन्हें फोड़ डालेंगे। कहा ठीक है भाई जैसा सही लगे। तो जिनने नहीं करा उन्हें फोड़ दिया, फिर बाद में जिनने कर लिया कुछ समय बाद उनको भी फोड़ दिया, और जो आसपास के अमीर सरदार थे सबको फोड़ दिया। तो इससे क्या हो गया कि जब ये अपनी बखत बढ़ाने के चक्कर में ना पूरा माहौल गड़बड़ कर दिया। अब सरदार घबराने लग गए, थरथराने लग गए, बड़ी समस्या। तो ये खबर पहुंचेगी कहाँ? खबर पहुंचेगी पिताजी के पास कि भैया संभालो अपने लड़के को, ये तो बिगड़ा जाला है, हाथ से निकल गया ही। बुक रखा, पहुंचे मिलने। अच्छा पहले तो पत्र लिखा इनने कि प्रिय पुत्र कैकुबात, आशा है कि तुम बहुत अच्छा सुरा सुंदरियों में लगे हो, ऐसा हमें सुनने में आया है, तो थोड़ा समझ जाओ। पिताजी हम तुम्हारे, तुम्हें कुछ सलाह दे रहे हैं, जैसा हमारे पिताजी ने हमें सलाह दी थी उनके हिसाब से कि आपको इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, गंदी चीज़ें हैं, छोड़ो इनको और अपने वजीर को थोड़ा संभालो, क्या क्या कर रहा है, क्या क्या सुनने में आ रहा है हमको। अच्छा पत्र पहुंचा, बड़े लड़के ने पढ़ा तो निजामुद्दीन ने फिर दे दी कि लो महाराज। उन्होंने कहा ये ज़्यादा ज़रूरी है, छोड़ो इसको। नहीं सुनी भाई उस पत्र की,
अब कुछ समय बाद इतना माहौल खराब हो गया कि क्या करा जाए, बुगरा खां को आना पड़ गया बंगाल से मिलने। अब निजामुद्दीन समझ गया कि बाबा पिता पुत्र का मिलन होने वाला है, और ऐसे में पिताजी तो समझदार, क्योंकि बुगरा खां ठीक ठाक था, समझदार था, एक्चुअली समझदार व्यक्ति था। तो उसने क्या करा कि यार कुछ तो षड्यंत्र करना पड़ेगा, इन्हें मिला दिया तो दिक्कत है। वो सेना के साथ आ रहा था, इनने दे दी और थोड़ा सा ज्ञान की, देख लो भैया, एक तो तुम राजा हो और तुम्हारे पिताजी क्या है, तुम्हारे अधीन है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे अधीन होना, तो वो लड़ने आ रहे हैं तुमसे। तुम एक काम करो, सेना के साथ जाओ, ऐसे गए तो फुट डालेंगे। पापा पापा ही होते हैं ना, तो मान ली बात, हाँ चलो ठीक है। सेना लेके पहुंच गए भाई, सरयू नदी पड़ती है, सरयू नदी के पास फिर दोनों का मिलन होना था। पूरी भरसक प्रयास करी कि सीधी लड़ाई हो जाए, कोई बातचीत हो ही ना। लेकिन पिताजी हैं, वो भी समझदार थे कि बाबा यही तो तूफानी व्यक्ति है, इसको ही तो अपने को संभाल रहा है, तो उनने लड़ाई का कोई क्वेश्चन रखा ही नहीं। उनने बातचीत की बात करी कि देखो भाई, हम तो मिलने आए हैं, हमें क्या करना अपने बेटे से, हम खुश नहीं होंगे। हमारा बेटा अगर वो दिल्ली का शहजादा है, दिल्ली का सुल्तान है, तो हमसे खुश तो कोई व्यक्ति होगा ही नहीं कि हमारा लड़का सुल्तान है यार। हमें कोई जलन अलन नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब लेकिन फिर भी भरोसा तो था नहीं कि अगर वहां तक पहुंच गई बात कि बाबा, तो पिताजी के पत्र को तो अपन उन्होंने पढ़ ही लिया था, समझ में तो आ ही गया था कि पिताजी तो चाहते ही नहीं। और बहुत सारे अमीर भी इनके सपोर्ट में थे किसके, बुगरा खां के, कि भैया उनने ही तो बताया था। तो बड़ी मुश्किल से फिर क्या हुआ, जैसे उस समय की अगर बात करें तो बलबन के समय, बलबन क्या बल्कि मोहम्मद खां जो बड़ा लड़का था, उसने अपने दरबार में एक, दरबार मतलब उस समय वो मुल्तान सिंध का सरदार हुआ करता था, हेड हुआ करता था, है ना। सो वहां पे अमीर खुसरो को रख के रखा था। अमीर खुसरो की एक मैंने वीडियो बनाई है, अगर देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी पूरी जानकारी। अमीर खुसरो ऐसा सुल्तान, ऐसा व्यक्ति है, ऐसा राज दरबारी है जिसने 8 सुल्तानों को शासन देखा है। तो मोहम्मद खां के समय में ही वो वहां पे शासन कर रहा था। अच्छा संगीतकार था, गायक था, सब कुछ था, बहुत सारी चीजें, तबला और जो अपन वो बजाते हैं तुनतुनिया, है ना, उसकी उसने, तुनतुनिया मतलब अगर हम बात करें तो सितार नहीं, वो क्या होती है, पुंगी जिसको हम बोलते हैं, शहनाई। तो उन सारी चीज़ों को उसने आविष्कार किया था या नए ढंग से उसको तब्दील किया हुआ था। तो ये संगीत के मामले में भी हो गया, सारी चीज़ों में बहुत उत्तम व्यक्ति माना जाता, बहुत सारी चीज़ें इन्हें ईजाद भी करी थी। सो मोहम्मद खां के एक्सपायर होने के बाद ये जब पहुंचा बलबन के दरबार में, अमीर खुसरो, है ना, अमीर खुसरो, फिर बलबन के बाद अब कैकूबाद के समय में भी कहीं इसके ही साथ। तो कैकूबाद के समय में उसने एक बुक लिखी है, मिनाज उस सादेन, ठीक है। उस बुक में क्या है, बहुत मार्मिक वर्णन लिखा है कैकूबाद और बुगरा खां के मिलन का। हम वही कहानी आपको बता कि भाई उस समय सरयू नदी के पार ये पहुंचे। तो इनका मैंने बताया था कि बुगरा खां का एक और बेटा था, कैकूबाद के खेमे में उनने बंदी बनवाया मतलब यो नहीं रखते अपन, गिरवी रख देते हैं कि भाई लो हम तुम्हें नहीं मारेंगे तो हमारे एक बच्चे को रख लो, उसका ही भाई है। और कैकूबाद ने अपने पहुंचाया कि भाई एक दूसरे की कुछ ना कुछ चीजें रखी हैं कि लड़ाई झगड़ा ना करें। फिर भैया मिलने को पहुंचा है। तो मिलने को जैसे ही पहुंचे भैया, ये सिंहासन से उठ के पकड़ने लग गए पाँव, पिताजी बड़े दिनों बाद मिले, ऐसा वैसा, बिल्कुल प्यार आ गया पापा पे। बुगरा खां भी यार, अब बच्चा तो क्या है, समझदार तो था नहीं, ना समझ ही था कहीं ना कहीं, तो गलती को माफ़ करते हैं और सारी चीज़ें समझाते हैं कि नहीं बेटा, मैं तो तुमसे मिलने आया था, सारी चीज़ें ऐसा वैसा, लड़ाई झगड़ा नहीं, अरे हंसी खुशी देखने आया था कि तुम कितने सही हो कि नहीं है, सारा चीज़ें और सब। अब वो और ज़्यादा पास भेजना चाह नहीं रहा था निज़ामुद्दीन के, जो पहुँचे और समस्या। तो ठीक है भाई, बाद में आखिर में गले मिलने के हिसाब से ये आखिरी पेशकश करते हैं कि भाई एक बार बस गले मिल लूँ तुमसे और अब मैं निकल रहा हूँ, मुझे नहीं लड़ाई झगड़ा करना, कुछ करना ही नहीं है, मैं तो वैसे ही नहीं आया उस हिसाब से। तो ठीक है, मान जाते हैं कि चलो मिल लो गले, आखिरी गले मिल लो, देख लेंगे बाद में तो तुमको। तो गले मिलता है तो कैकूबाद के कान में बोल देता है कि बेटा अपने आप को संभालो, ये सुरा सुंदरी समस्या का विषय है, निज़ामुद्दीन को देखो जरा, वजीर को गड़बड़ है, उसको खत्म करो। तो उसको लगता है कि यार पापा ने कुछ तो बोल दिया और सारी चीज़ें थोड़ी समझ में आती। कुछ समय तक वो भैया सुरा सुंदरियों से दूर रहता। निज़ामुद्दीन को थोड़ी सी भनक लग जाती कि बाबा कुछ तो गड़बड़ है, दया, ठीक है। सो वो फिर कोशिश करता है लेकिन वो मना कर देता है, नहीं। तो इनके सरदार को पता चल जाता है भैया देखो क्या क्या गोटी पिला दी है पिताजी ने, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बाद में ना चाहते हुए भी एक बहुत ही खूबसूरत महिला भेज देते हैं उनके पास। तो फिर वो कब तक पक्का रहेगा, फिर कुछ समय तक ये फिर उनमें ही पड़ जाते हैं सुरा सुंदरियों में। फिर अचानक से इनका दिमाग एक आध दिन शांत रहता है, सही रहता है, तो कैकूबाद को समझ में आता है कि पापा ने कुछ तो बोला था। तब जाके निज़ामुद्दीन से बोलते कि भैया तुम एक काम करो, तुम जाओ मुल्तान के सरदार बन जाओ, हाजिब बन जाओ। उस समय हाजिब मतलब हेड पद होता था, गवर्नर बन जाओ। लेकिन निज़ामुद्दीन की तो इच्छा थी नहीं, भाई काय को वो कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो वो मना कर देता है या आनाकानी करने लग जाता है।
इस आनाकानी का जब दूसरे ग्रुप को पता चल जाता है, जो जलने लग जाते थे, निजामुद्दीन जलने क्या भाई, उसको खत्म करना जरूरी था, तो वो लोग इसको वैसे देके खत्म कर देते हैं, उनकी कहानी खत्म हो निजामुद्दीन। तो जैसा हमने बताया कि भाई जैसे ही निजामुद्दीन की मृत्यु हुई, भाई जब लोगों ने उसको, सरदारों ने जहर दे के विष दे के मार डाला, तो अब थोड़ा सा माहौल ठीक हो गया था। अब सारे के सारे जो सरदार चाहते थे कि भाई ये वंश बना रहे, सारी चीजें बनी रहे, वो सब इकट्ठा होना चालू हो गए दिल्ली। और इसी उथल पुथल में कहीं ना कहीं अब सरकार चेंज होने का, सरकार मतलब राजा तो है, लेकिन जो मंत्रिमंडल है उसमें उथल पुथल का समय आ गया था, नए मंत्रिमंडल को बनाया गया। इस नए मंत्रिमंडल में हम बात करें तो एक व्यक्ति है, जैसा मैंने बताया, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो उस समय तक बयाना का हाजिब हुआ करता था, और भाई उसने अपने शौर्य और सारे के सारे साहस से अपना नाम ऊंचा कर रखा था। उस व्यक्ति को आरजे मुमालिक बनाया गया। आरजे मुमालिक उस समय का सेना नायक का पद होता था, सभी सेनाओं का हेड होने का। तो ये इतना बड़ा हेड हो गया, और कहीं ना कहीं इसके शौर्य के कारण, साहस के कारण, क्योंकि मंगोलों को उसने दबा के रखा था। इसके अलावा और लोग थे, जैसे बात करी जाए मलिक एतमार छज्जन हुआ करता था एक व्यक्ति, उसको बारवक बना दिया। बारवक मतलब निरीक्षक हुआ करता था, राज दरबार का निरीक्षक था। और ऐसा मलिक एतवार एक सुरखा हुआ करता था, जिसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी बना दिया गया। तो ये लोग चूंकि मलिक छज्जन हो गए या एतमार हो गए, मतलब सुरखा हो गए, ये लोग तुर्क सरदार हुआ करते थे। ये खिलजी व्यक्ति था। इनने देखा तुर्क सरदारों ने कि यार ऐसे कितने लोग हैं हमारे शासन में जो कल के दिन हमारे शासन को इस तरह से परेशान कर सकते हैं या इसको बुरा चाह सकते हैं। पूरी लिस्ट बनाई गई। उस लिस्ट में सबसे ऊंचे नाम किसका था? जलालुद्दीन खिलजी का। अब ये लोग चाहते थे मलिक छज्जन कि भाई क्या किया जाए, कैकूबाद से साइन और करा लें इस पे, क्या लिखवा के कि इन सबको तय बुलवा दो, खत्म करवा दो। लेकिन ये हो नहीं पाया। हो क्यों नहीं पाया? क्योंकि भैया इतना सुरा और सुंदरियों में लीन तल्लीन, बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाने के कारण ये अंदर से मंत्र मुग्ध हो गए और इनको हो गया लकवा, पक्षाघात, जिसको कहा जाता है कि अब ये कुछ ना बोल पाए, ना कर पाए, ना कुछ, ये पड़े रहे बिस्तर। तो ये तो समस्या का विषय हो गया कि भाई यार ऐसी कंडीशन है कि राजा, अब तो और राजा तो गयो जैसे ही है, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में तो और विद्रोह हो सकते हैं। तो मलिक छज्जन ने आनन फानन में क्या कर दिया कि जो कैकूबाद का लड़का था, कैकूबाद का लड़का था कैमूस। तो कैमूस को राज, अब वो बहुत छोटा व्यक्ति था, ऐसा बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा सुल्तान, ठीक है। सो उसको गद्दी पे बिठा दिया। जब उसको गद्दी पे बिठाया और उससे अपने में से ही लोगों को संरक्षक घोषित कर दिया कि भाई तुम ही लोग इसको देख रेख करना और तुम लोग इसके हिसाब से काम करना, समझा समझू के चलाना काम। और उससे साइन ले लिए कि भैया इन सबको फोट डालने का है, जिनके नाम लिस्ट में लिखे हुए थे। ये बात मलिक छज्जन का जो निचले लेवल पे नायाब था, उससे नीचे की पोस्ट पे था अहमद चाप जो था वो रिश्तेदार था जलालुद्दीन का। ये खबर पता चल गई उसको, उसने जाके जलालुद्दीन को बताया कि बाबा ये तो षड्यंत्र ऐसा चल रहा है, तुमको फोड़ने फाड़ने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली गई, तुमको तो ठीक है और बाकी लोगों को भी फोड़ा जाएगा। अच्छा, उसने कहा ठीक है समझ लेते। अब चूंकि आपको बात पता चल गई तो प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग होगी। छज्जन ने क्या करा, छज्जन ने भाई जलालुद्दीन को बुलाने का प्रयास किया कि भैया आओ जरा, और ऐसा है कि अपने को कुछ चर्चाएं करनी है, ऐसा वैसा फलाना ढिमाका। गया ही नहीं जलालुद्दीन, 4 महीने तक घुमाता फिराता रह गया। वही 4 महीने, मतलब जब कैमूस का शासन था उतना ही शासन था, 3 से 4 महीने। अब ना चाहते हुए कच्छन को जाना पड़ गया उसको बुलाने। तो कच्छन पहुंचा, लोग पहले से तैयार थे ही, उन्हें पता था ही प्लानिंग की सारा ये क्यों कैसा होने वाला है। अकेले पाया, कच्छन को पोट डाला, बात ही खत्म। कच्छन तो ठीक है, सुरखा उरखा जितने भी और वो तुर्क सरदार थे जो बिल्कुल इस षड्यंत्र में शामिल थे, सबको मार के या तो बंदी घर में डाल दिया, मार के नहीं पहले डाला और फिर बाद में मार दिया, या फिर कुछ को तो डायरेक्ट ही मौत के घाट उतार दिया। अब ऐसी कंडीशन में बगावत हो गई है भाई, राजा छोटा है और जो संरक्षक थे वो सबको क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, सब खत्म है, सबको मार डाला, कोई नहीं बचा। तो अब ये तुर्क सरदार, चूंकि अब इसमें प्रमुख कौन बच गया, जलालुद्दीन ही बच गया। तो जलालुद्दीन ने क्या करा, सत्ता पे कब्जा कर लिया। कैमूस था। अच्छा, हुआ ये कि इसमें जो फखरुद्दीन थे, आपने नाम तो सुना ही है, सारी चीजें हमने बताई। फखरुद्दीन के बेटे को किडनैप कर लिया।
फखरुद्दीन घबरा गया, भाई काजी व्यक्ति है, बच्चे मर जाएंगे हमारे अगर इधर विद्रोह हुआ। दिल्ली की जनता तो चटक गई कि यार तुमने क्या किया, ये जलालुद्दीन अभी के अभी तुम शासक बने हो, तुमने अभी सबको फोड़ डाला, सब कुछ कर दिया, अभी पूरे सत्ता परिवर्तन करने वाले हो। तो दिल्ली की जनता भड़क गई। तो इन लोगों ने क्या करा, फखरुद्दीन के बेटे उठा लिए। फखरुद्दीन के बेटे तो फखरुद्दीन फड़फड़ाने लग गए कि ओ भैया हमारे बच्चे न मर जाए, शांत हो जाओ, तुम लोग कैसी बात कर रहे हो, अच्छे लोग हैं, बढ़िया है, सब हो जाएगा ठीक ठाक। आनन फानन में वापस से जलालुद्दीन की व्यवस्था हुई। जलालुद्दीन ने क्या करा कि कैमूस को ही, जो बना था शासक, उसको ही गद्दी पे बैठाला। उसने कहा नहीं भैया हमें कुछ नहीं करना, ये तो पूरी गलती है, हम ऐसा कुछ चाहते ही नहीं थे, हम तो बेवकूफ़ व्यक्ति ऐसे हैं कि भाई हमें अगर ऐसा कुछ करना होता तो इतने बड़े सेना नायक हैं, हम तो सब कर लेते, हमने कभी नहीं किया, इन्हीं लोगों ने तो उकसाया हमको, भाई इनने हमारी लिस्ट जारी कर दी, हमें फोड़ने वाले थे, अब हम अपनी जान नहीं बचाते तो क्या करते, तो मार डाला। ऐसी गलती तो इनकी थी ना, जब हमें राजा ने खुद ही बनाया था सब कुछ, हमने तो बोला नहीं था बनाने का, तो हमारी क्या गलती। तो लोग बागों को लगा कि यार सही बात है यार, क्या मतलब बेचारे फालतू परेशान। बूढ़ा व्यक्ति है, बबर बूढ़ा व्यक्ति है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अभी ये आगे खिलजी वंश का संस्थापक होने वाला है, ठीक है, और पूरी दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा व्यक्ति है जो शासक बनने वाला है, सबसे बुजुर्ग सुल्तान है ना। तो बुद्धि इनकी धार्मिक हो गई थी थोड़ी सी, ये चर्चा करेंगे जब वीडियो बनाओगे इसकी। तो भाई जलालुद्दीन ने क्या किया, कैमूस को बना दिया शासक। शासक बनाने के साथ ही साथ अब फखरुद्दीन के बेटे छोड़ दिए, सब कुछ हो गया। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इनके साथ भी बहुत सारे लोग थे, खिलजी। अच्छा, खिलजियों की बात हम खिलजी वाली वीडियो में करेंगे आगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ खिलजी की बनाने वाला हूँ, उस पर मैं पूरा प्रोस्पेक्ट सारी चीज़ें समझा दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे हुआ बस इतना कि अब जनता जो चटकी थी इनके साइड वाली, जलालुद्दीन के ग्रुप वाले जो लोग थे, उनने क्या किया, गुस्से में आके कैकूबाद, जो कि बेचारा लकवा पीड़ित व्यक्ति था, पहले तो लात घूसे बहुत मारे, उसको असर ही नहीं हुआ। कैसे होता असर जब वो लकवा वाला व्यक्ति है भाई, फोड़ा उसको और उसकी वही मृत्यु हो गई। बाद में यमुना किनारे यमुना में फेंक दिया। कैमूस को भी कुछ समय बाद, अभी तो माहौल ठीक ठाक चल रहा है तो कुछ समय तो रहेगा, लेकिन आगे जाके क्या है 2 ढाई 3 महीने का शासन रहता है, उसके बाद में बंदी बना दिया जाता है, बंदी गृह में डाल दिया जाता है और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे सुनने को आता है कि जलालुद्दीन क्या है, गर्म लोहे की रॉड रहती है ना, जो इतनी लंबी लंबी, वो रॉड बोलते हैं जिसको, छड़े, तो गर्म रॉड ना आंखों में घुसेड़ देता है उसके बच्चे की। अब कुछ लोग जलालुद्दीन बोलते हैं, कुछ लोग समर्थक बोलते हैं, तो अभी इधर कंफर्म नहीं है, क्योंकि विद्वान इतने बिल्कुल डायरेक्ट सच्चाई तो बताते नहीं है सारी चीज़ें। तो उसकी मृत्यु हो जाती है, बेचारा छोटा बच्चा था 3-4 साल का यार, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा ऐसा चल पाता नहीं है। 1290 में जब कोई बचता ही नहीं है बलबन वंश का, तो फाइनली क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे शासक ही चेंज हो जाता है। शासक तो ठीक है, वंश भी चेंज हो जाता है। अगली जो राजवंश आएगी वो आ जाएगी कौन सी, खिलजी राजवंश, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिर खिलजी थे कौन और जलालुद्दीन खिलजी का क्या कैसा शासन था, सारी चीजें अगले वीडियो में मिलेंगे इसी मुद्दे पे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।